आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। भाई इन्फ्लेशन होती क्या है और इसका हमारी इकोनॉमी पे और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने या घटने से क्या क्या हमारे को इकोनॉमी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इन्फ्लेशन को हम ओवरकम करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स या क्या हम ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको इन्फ्लेशन को अगर हम समझें एक एग्जांपल के साथ, मैंने अपने लॉकर में 10,000 रखे और 10 साल के बाद देखता हूँ तो मेरे लॉकर में सिर्फ 6,000 ही बचे हैं। 4,000 कहाँ गए? 4,000 जो है इन्फ्लेशन की वजह से जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन हो गई। सो इन्फ्लेशन क्या है? अभी करेंसी की जो परचेसिंग पावर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिक्लाइन होती है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली 3 तरह की होती है: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, वेज पुश। डिमांड पुल में जैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो प्राइस राइज देखने को मिलता है उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट पुश यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो उसका रॉ मटेरियल लग रहा है या उसकी जो भी इनपुट कॉस्ट आ रही है वो अगर किसी वजह से इंक्रीज होती है, चाहे इंटरनेशनल फैक्टर हो चाहे डिमांड की वजह से, उसकी वजह से फाइनल जो प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ता है या देखने को मिलता है प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और देन थर्ड है वेज पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जो वर्कर्स या एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी जो हाइक होती है या वेजेस इंक्रीज होते हैं टाइम टू टाइम, उसकी वजह से जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्राइस राइज देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। इसके बाद हम देखते हैं अभी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने से और घटने से हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आता है या क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो घट जाता है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा इंडिया में आरबीआई है, वो इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज करता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो मार्केट में जो बोरोइंग और लैंडिंग है, यानी कि जो सेविंग पे इंटरेस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली लोन पे भी कम होगा, वो जो चीपर हो जाती है। जब मार्केट में लैंडिंग सस्ती हो जाएगी या कम रेट पे मिलेगी तो मनी सर्कुलेशन मार्केट में बढ़ जाता है। मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा यानी कि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। उसकी वजह से मार्केट में डिमांड जो है गुड एंड सर्विसेज की वो बढ़ जाती है। डिमांड गुड एंड सर्विसेज की अगर बढ़ेगी तो राइज इन प्राइस देखने को मिलेगा हमें, और अगर राइज इन प्राइस देखने को मिलेगा डिमांड एंड सर्विस में तो ऑटोमेटिकली जो है इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट में आ जाएगी या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ आएगी तो डायरेक्टली जो है एम्प्लॉयमेंट जो है मार्केट में जनरेट होगा। बेसिकली हम ये समझे कि इन्फ्लेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ करती है या इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी का वाइस वर्सा, जब इन्फ्लेशन कम होगा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, बोरोइंग लैंडिंग जो है एक्सपेंसिव हो जाएगी, मनी सर्कुलेशन मार्केट में कम हो जाएगा लैंडिंग कम एक्सपेंसिव होने की वजह से, डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड कम होने से जो प्राइस जो है फॉल देखने को मिलेगा, और इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और इसकी वजह से मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है। ये इम्पैक्ट हुए इन्फ्लेशन के इंक्रीज और डिक्रीज के हमारी इकोनॉमी के ऊपर और हमारी कंट्री के ऊपर क्या आ सकते हैं। देन उसके बाद बात करें इन्फ्लेशन इम्पैक्ट के बारे में। जैसे कि 1947 में $1 जो है ₹1 के बराबर था और अभी करंट में 2022 में लगभग ₹75 के बराबर है। इन्फ्लेशन जो है डिमांड सप्लाई के ऊपर तो रहता ही है, मार्केट में डिमांड क्या चल रही है और उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइस राइज देखने को मिलता है। बट उसके अलावा काफ़ी सारे इंटरनेशनल फैक्टर भी होते हैं जो कि इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, 1947 में क्रूड ऑयल जो है $1.63 पर बैरल था और अभी करंट में $93.9 पर बैरल जो है। और ऐसे ही पेट्रोल इन दिल्ली अगर हम देखें तो 1947 में 27 पैसे पर लीटर और करंट में 101.8 जो है पर लीटर जो है अभी देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से गोल्ड, 1947 में 10 ग्राम गोल्ड जो है 88 रुपीज़ का था और करंट में 46,000 रुपीज़ का है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन्फ्लेशन के जो कि हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद सेविंग आइडियाज़, हम क्या क्या मतलब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि हम इन्फ्लेशन को ओवरकम कर सकते हैं। लाइक आपका पैसा अगर आपने आइडियल रखा हुआ है, चाहे पीरियड ऑफ टाइम उसकी जब वैल्यूएशन कम हो जाएगी तो उसको हम ओवरकम करने के लिए कंपाउंडिंग का सहारा ले सकते हैं। यानी कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाते हैं, यानी कि हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अगर अर्न करें तो हम उसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। पहला लिया है स्टॉक्स, यानी कि आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाकर के स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। कोई अच्छे ब्रांड के, जैसे वेल नोन ब्रांड हैं टाटा, महिंद्रा, मारुति, बजाज और रिलायंस और लाइक बहुत सारे इस तरह इंडियंस ब्रांड काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं और लार्ज कैप में और ब्लू चिप्स में इनका नाम आता है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न वैसे लास्ट 10 to 20 ईयर्स में कंपनी ने दिए भी हैं।
और देन सेकंड है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि म्यूचुअल फंड जो है लगभग 8 से 12% तक का रिटर्न देने की स्ट्रेंथ रखता है ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स, यानी कि आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट बॉन्ड में भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 6 to 8% है फॉर द फुल टेन्योर, यानी कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड लेते हैं तो उसमें एक लॉक इन पीरियड या कुछ ऐसा रहता है तो वो आपको सर्व करना पड़ेगा, और उसमें जो फुल टेन्योर के बाद आपको 6 से 8% तक का इंटरेस्ट मिलता है। वो बॉन्ड टू बॉन्ड जो है वो आपको परसेंटेज चेक करना पड़ता है। देन गोल्ड में लास्ट 10 to 12 ईयर में 10 से 12% तक का रिटर्न दिया है उसने, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आगे यही है भी 10-12% तक का एक रिटर्न ये कमोडिटी जो है अच्छा निकाल के देती है। गोल्ड एंड सिल्वर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स आजकल मार्केट में काफ़ी ट्रेंड में भी हैं। देन उसके बाद नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट्स हैं जो पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं, उसमें भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.8% है, और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में ऑप्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग के साथ ये अच्छा रिटर्न आपको मेंटेन करके देता है। देन कमोडिटीज़ में आप एग्री प्रोडक्ट्स हो गए या अलग लाइक मेटल्स हैं या कुछ क्रूड ऑयल वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 10 से 12% का आता है, जो कि लास्ट 10 to 12 ईयर में इतना निकल के आया है। देन एफडी, बैंक में अगर आप नॉर्मल एफडी भी कराते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेट रिटर्न 6-6.5% अभी चल रहा है, तो 5 से 7 साल के लिए आप उसमें सेविंग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकलता है और इन्फ्लेशन को ईजिली ओवरकम करता है ये। देन उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी उसके बारे में बताया था, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 6 से 8% का है, और फॉर द पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको बेनिफिट दे सकता है। सो 15 से 20 साल के लिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी आ जाता है, और प्लस जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 से 8%, यानी कि इन्फ्लेशन को ओवरकम करता है और कंपाउंडिंग होकर के ये अच्छा रिटर्न बन जाता है। देन अलग अलग डिफरेंट पेंशन स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो अलग ऑलरेडी रनिंग में है, और प्राइवेट कंपनीज भी आपको ऑफर कर रही हैं, तो उसमें भी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 7 से 8% का आपको देखने को मिलता है, और एट द एज ऑफ 60 ईयर आपको कंपाउंडिंग के साथ जो है बहुत अच्छा रिटर्न वहाँ पे भी निकल जाता है। ओवरऑल बॉटम लाइन ये है कि आप अगर ऑप्शंस लेते हैं, लाइक कोई भी सेविंग ऑप्शन लेते हैं और उसमें आपको इन्फ्लेशन को ओवरकम करना है, तो सेफेस्ट बेट है कि आपको कंपाउंडिंग में जाना पड़ेगा, और कंपाउंडिंग जो सेविंग की है लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपको इन्फ्लेशन को मल्टीपल टाइम्स जो है आपको उसका रिटर्न निकाल के देने की स्ट्रेंथ रखती है। सो इन्फ्लेशन को आप एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर कंपाउंडिंग के थ्रू जो है इजीली ओवरकम कर सकते हैं, और आपकी एक इन्वेस्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो एलोकेशन है आप कोई भी आप जो सेविंग आइडिया है जो आपको सही लगे उसमें आप ऑप्ट करके उसको ओवरकम कर सकते हैं। सो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लाइक करते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम आगे और वीडियो आपके लिए बना सकें।